ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं फू को, जो कि हमारा मेन लीड होता है एंड बेजन का सबसे रिचेस्ट पर्सन, यानी कि इन शॉर्ट एक बिजनेस टाइकून। वही दूसरे यहाँ पर अपने असिस्टेंट से पूछ रहा था कि क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर वो जेड पेंडेंट वाली लड़की इसी शहर में रहती है। असिस्टेंट बता रहा था कि हाँ, इतने सालों से यहाँ पर उन्होंने उसे ढूंढा है एंड फाइनली लोकेट कर ही लिया है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम भी है कि इसके पहले की ग्रैंडमा यहाँ पर उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स कर अपनी मर्जी से शादी फिक्स कर ले, उन्हें यहाँ पर उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा बिकॉज ग्रैंडमा यहाँ पर फू की शादी के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन फू भी यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशंस ये जेड पेंडेंट वाली लड़की के पीछे लगा बैठा है कि वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ उसी से एंड उसी को यहाँ पर पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल एंड लविंग वुमन बनाकर रहेगा। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उस वुमन को जो कि स्ट्रॉन्ग तो शायद से बिल्कुल भी नहीं होती बिकॉज उसकी एंटायर फैमिली यहाँ पर उसके अगेंस्ट है एंड उसकी मॉम ने यहाँ पर उसे अभी थप्पड़ मारा हुआ है। एंड हमारी लीड का नाम यहाँ पर शाव होता है, जहाँ पर शाव पर आंटी चिल्ला रही थी, यानी कि उसी के मम्मा, कि तुम्हारी सिस्टर इतने सालों बाद घर पर वापस आई है एंड तुम यहाँ पर उससे बदला लेना चाहती हो, तुम उसके ही बॉयफ्रेंड को उसे छीनना चाहती हो। तब शाह यहाँ पर उसकी मम्मा को याद दिलाती है कि शुरुआत से वो यहाँ पर उसकी बहन डेजी का नहीं बल्कि शाह का ही बॉयफ्रेंड था। 6 साल पहले उन्होंने बिजनेस को एक साथ स्क्रैच से शुरू किया था, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डेजी ने यहाँ पर शाह के बॉयफ्रेंड को चुराया है। अंकल यहाँ पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि देखा कितना जबान लड़ाने लग गई है। और वह दूसरा डेजी होती है जो कि मॉम डैड को रोकती है एंड समझाती है कि सारी गलती यहाँ पर उसकी है। लेकिन वहाँ पर जी आता है एंड डेजी से कहता है कि नहीं, गलती यहाँ पर तुम्हारी बिल्कुल नहीं है, वो तो मुझे यहाँ पर अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे मेरी रियल फीलिंग्स का पता नहीं था, वो तो तुम्हारा आने पर मुझे समझ आया कि मैं इससे नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती है कि हमारी बेटी तुम्हारी वजह से घूमी थी, तुमने यहाँ पर नानी को फोर्स किया था कि तुम्हें सॉफ्टवेयर लेने जाना है और उसी वजह से यहाँ पर डेजी किडनैप हुई थी, जिसके बाद वो 20 साल बाद यहाँ पर घर पे वापस लौटी है एंड तुम्हें यहाँ पर कोई तमीज नाम की चीज नहीं है। अंकल कहते हैं कि ठीक है शांत हो जाओ, ऐसे भी हमें यहाँ पर ज्यादा फाइट नहीं करना है, बहुत जल्दी हमें यहाँ पर डेजी और जी के शादी का दिन सिलेक्ट करना होगा, इसलिए हम घर के माहौल को खराब होने नहीं दे सकते। ये सब कुछ सुनते यहाँ पर शाह अपना लगेज लेकर घर से बाहर निकल जाती है एंड यहाँ पर वो जेड के पेंडेंट को कसकर पकड़ती है एंड कहती है कि मैं इस लाइफ में यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी जिसमें मुझे यहाँ पर मेरे घर वालों पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी एंड जब से मैं अपने आप को ही प्रोटेक्ट करूंगी। ऐसा कहकर वो उसके फ्रेंड के साथ में चली जाती है और उसके फ्रेंड को भी यहाँ पर रियलाइज होता है कि शाह ने तो कुछ ज्यादा यहाँ पर ड्रिंक कर लिया है। मिनी यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही हो, एक काम करती हूँ मैं यहाँ पर जी को कॉल लगा लेती हूँ, वो तुम्हें आकर पिक कर लेगा। पर तुरंत ही यहाँ पर शाह मना कर देती है एंड कहती है कि उस गधे को कॉल करने की जरूरत नहीं है, उसने मुझे यहाँ पर धोखा दिया है और वो मेरी सिस्टर से लव करता है, मैं तो उसके साथ कभी रिलेशनशिप अब वापस आगे बढ़ाना भी ना चाहूँ। एंड इतने में यहाँ पर शाह का ध्यान चले जाता है बार काउंटर की ओर, जहाँ पर फू बैठा हुआ था और तब यहाँ पर मिनी के थ्रू से पता चलता है कि फू तो यहाँ पर जी का कजिन ब्रदर है, जो कि यहाँ पर बहुत टाइम बाद अब्रॉड से वापस आया हुआ है। ये सुनते ही यहाँ पर शाह के दिमाग में एक आइडिया आता है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो फू के साथ शादी कर ले, तो बिकॉज यहाँ पर जी ने भी तो उसकी सिस्टर के साथ शादी किया तो वो भी उसके भाई के साथ शादी करेगी एंड फिर यहाँ पर उसे तर पाएगी। मैंने उसे रोकना तो चाहती है बट शाह तुरंत ही भागकर वहाँ चली जाती है एंड उस पर लाइन मारने की पूरी कोशिश कर रही थी, जो कि उसे बिल्कुल नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर वो उससे पूछते कि हैंडसम टाइम कितना हो रहा है जरा बताओ तो मुझे। वो यहाँ पर उसे वॉच दिखाने लग जाता है एंड अपना ड्रिंक कंटिन्यू कर रहा था। शाह यहाँ पर फिर धीरे धीरे उसके पास जाती है एंड कहती है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई तो इम्पोर्टेंट चीज है एंड यहाँ पर वो उसे अपने आप से दूर कर लेता है। शाह को भी यहाँ पर एम्बैरेसिंग फील होता है एंड वो सोचती कि न जाने यहाँ पर जी ने ये सब कुछ कैसे कर दिया होगा, इतना सा बात करने के लिए मुझे कितना ज्यादा शेम फील हो रहा है और उस बेशरम ने तो कितना जल्दी मेरी सिस्टर को बचा लिया। वही दूसरी यहाँ पे वो उसे कहते कि देखो मेरे पास यहाँ पर सब कुछ है। फू कहते कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो कि तुम्हारी मेंटल इलनेस को ट्रीट कर सकता हो। शाह बोलते कि नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये मेंटल इलनेस नहीं है, ये फर्स्ट साइड लव है। एंड ये सुनते ही यहाँ पर फू से अपने आप से दूर कर देता है तो शाह उसे जान नहीं दे रही थी। वो कहती कि ठीक है अपना नाम तो बता दो, वो मना कर देता है। वो कहती कि ठीक है तो अपना वीचैट नंबर तो एक्सचेंज कर दो, वो मना कर देता है एंड कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। एंड शाह चिल्ला कर बोलती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंड फिर उसे रियलाइज होता है कि उप्स ये तो मुझे बोलना ही नहीं था।
उसे कहते कि माफ करना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर मुझे कोई पागल समझ रहे होगे, लेकिन तुम जैसा सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, मेरा नाम शाह है। मैं दिखने में बहुत प्रिटी दिखती हूँ, मेरी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, मुझे खाना बनाना आता है, मुझे मेरे हस्बैंड का ध्यान रखना आता है और खुद पर डिपेंडेंट होने भी आता है। मैं फनी भी हूँ एंड बस मैं यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो यहाँ पर सोचने लग जाता है कि असिस्टेंट ने उसे कहा था कि उसकी ग्रैंड माँ ने यहाँ पर उसे 1 महीने का टाइम दिया है। अगर 1 महीने के अंदर उसे स्टेट पेंडेंट वाली लड़की को नहीं ढूंढ निकाल कर शादी किया तो फिर यहाँ पर ग्रैंड माँ उसकी जबरदस्ती शादी करवा देंगी। तो अब ग्रैंड माँ उसके लिए लड़की ढूंढे, इससे अच्छा तो यही होगा कि वो यहाँ पर खुद ही लड़की ढूंढकर शादी कर ले टेम्पररी बेसिस के लिए। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, कल मैरिज ब्यूरो के रजिस्ट्रेशन ऑफिस 10 बजे पहुंच जाना, हम सर्टिफिकेट ले लेंगे। ऐसा कहकर वहाँ से वो चला जाता है। एंड शाह को तो समझ नहीं आ रहा था कि वाइन मुझे ज्यादा चढ़ गई है या फिर ये सचमुच शादी के लिए मान गया। कि शादी करना इतना आसान होता है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर शाह के घर पर जी आ जाता है और उसे वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें ये बात का जरा भी अंदाजा है कि आगे जाकर यहाँ पर तुम्हारी फैमिली के, तुम्हारी कंपनी के 80% शेयर्स यहाँ पर डीसी के नाम पर होने वाले। ये सुनते यहाँ पर शाह हैरान हो जाती कि 80%, ऐसे तो यहाँ पर सिस्टर्स में इक्वली चीजें डिवाइड होनी चाहिए। जी कहते कि देखा, इसलिए तो मुझे यहाँ पर डीसी को चुनना पड़ रहा है, तो मेरी बात को समझो। वो सारा का सारा सब कुछ यहाँ पर डीसी के पास अगर जा रहा है तो मुझे उसके साथ रहना होगा ताकि मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट कर सकूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। एंड शाह यहाँ पर कहते कि गधे हो क्या, या मैं तुम्हें गधी दिखती हूँ जो मैं तुम्हारे इतने बेफिजुल के रीजन में आ जाऊंगी। अगर उसके पास 80% जा भी रहा है तो फिर तुम्हें यहाँ पे मेरे लिए फाइट करना चाहिए, ना कि जाकर उसके साथ मुंह लगा लेना चाहिए। ऐसा बोलकर उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर बाहर फो उसे पिक करने के लिए आ जाता है। वो कार में बैठकर जाती है। जीत दूर से चिल्ला रहा था कि हाँ, अब मैं समझ रहा कि तुम मुझे क्यों छोड़ रही हो, क्योंकि तुम्हें कोई और मैन इतना जल्दी जो मिल चुका है। एंड यहाँ पर शाह चली जाती है वो के साथ मैरिज ब्यूरो अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। दोनों यहाँ पर बड़े क्यूटली अपना फोटोज क्लिक करते हैं। सर्टिफिकेट यहाँ पर उनके हाथों में आ जाता है। शाह यहाँ पर वो का सरनेम देखकर शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है कि तुम वो फैमिली से बिलोंग करते हो। वो कहता है कि वो मेरी मॉम का सरनेम है। तो वो यहाँ पर शांत हो जाती है। वो कहती है कि हाँ, मॉम का सरनेम भी तो यहाँ पर बच्चे यूज कर सकते हैं, डैड का सरनेम तो कुछ और ही होगा जो कि यहाँ पर जी का होगा। एंड शाह यहाँ पर रिस्क ले गई थी बिकॉज वो जी के कजिन या भाई से शादी करना चाहती है ताकि यहाँ पर वो उससे रिवेंज ले सके। लेकिन अगर उसे पता चलता कि उसने अननोन से शादी की है तो यहाँ पे वो बहुत सैड हो जाती। पर मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं पर शायद से दूर होती है। वह दोस्त यहाँ पर वो तो क्लैरिफाई कर देता है कि वो आगे जाकर बच्चे पैदा नहीं करना चाहता और इसी के साथ साथ यहाँ पर उनका ये मैरिज बस कुछ सालों तक चलेगा। जब यहाँ पर वो चाहे तब वो उस शादी को तोड़ सकता है और इसके बदले में यहाँ पर शाह को जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ एलिमनी में उससे मिलकर रहेगा। वो कार में जाकर बैठा तो शाह भी कार में जाकर बैठ जाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो। वो कहते कि अरे आज हमारी शादी हुई है, हम एक साथ यहाँ पर घर जाना चाहिए। एंड यहाँ पर वो से क्लियरली कह देता है कि मैं किसी भी लड़की को अपने घर नहीं लेकर जाता। वो कहती कि मैं किसी भी थोड़ी ना हूँ, अब तो मैं यहाँ पर तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। आई नो कि कुछ टाइम बाद तुम यहाँ पर मुझे डिवोर्स दे दोगे, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी ना। फिलहाल ये तो यहाँ पर मेरा हक बनता तुम्हारे घर पर जाने का। असिस्टेंट तो यहाँ पर मुस्कुरा रहा था बिकॉज उसे बिलीव ही नहीं रहा था कि कोई लड़की यहाँ पर उसके बॉस के इतना क्लोज भी आ सकती है। वो उसे फिर यहाँ पर इमोशनली बोलने लग जाती है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी सिस्टर बहुत टाइम बाद घर पर लौटी है और घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं तुम्हारे घर नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी। वो उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें गेस्ट रूम में सोना होगा। एंड मेरे कमरे में एंट्री अलाउड नहीं है और तुम फैन को भी परेशान नहीं कर सकती। एंड ये नाम सुनकर यहाँ पर शाह सोच पड़ जाती है कि इसका क्या ऑलरेडी कोई बच्चा है। एंड फाइनली यहाँ पे वो घर पर आ ही जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जैसे वो एंटर करती है वो यहाँ पर फैन करके बुलाना शुरू कर देती है। एंड तब यहाँ पर एक क्यूट से कैट की एंट्री होती है और उसे पता चलता है कि वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक कैट है। तो वो यहाँ पर खुश हो जाती है एंड साथ साथ यहाँ पर वो कॉफी टेबल पर कुछ बुक्स देखती है एंड सोचने लग जाती है कि वो तो एक बिजनेसमैन है, तो फिर उसके पास यहाँ पर नॉवेल्स क्या कर रही है, उसे तो बिजनेस टैक्टिक्स वाली चीजें पढ़नी चाहिए। तब तक यहाँ पर वो अपनी दोस्त को कॉल लगाती है एंड कहते कि मुझे एक बात बताओ कि तुम पक्का श्योर हो ना कि उस रात हमने बार में जिस लड़की को देखा था वो यहाँ पर उसका ही रिश्तेदार है। वो उसे बोलने लग जाते कि हाँ, अब मेरा भाई मुझसे झूठ क्यों बोलेगा। वो कहती है कि क्यों, पर तुम पूछ क्यों रही हो, क्या तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। एंड जैसे यहाँ पर उसे शाह से बता दी कि सर्टिफिकेट ले लिया, शाह से ज्यादा तो यहाँ पर मिनी चिल्लाने लगती है और वो बहुत खुश हो जाती है।
वो उसे कहती है कि मिनी, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, बस शादी की है, लेकिन अब तक मैं यहाँ पर उसका दिल नहीं जीत पाई हूँ। मिनी कहती है कि तू इंतजार किस बात का कर रही हो, शुरू कर दो। और ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ पर मेन को ज्यादा क्या पसंद होता है, उनके दिल तक का रास्ता उनके पेट से तो जाता है। एंड बाद में यहाँ पर शाह कुक करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो अच्छे से सभी के सभी डिशेस बनाकर डाइनिंग टेबल को प्रिपेयर कर देती है। वैसे ही वहाँ पर वो और असिस्टेंट भी आ जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों को खाने के लिए बैठने के लिए कहती है। असिस्टेंट यहाँ पर बोलने वाला था कि मिस्टर फू सिर्फ और सिर्फ उनके स्पेशल शेफ के हाथों का ही खाना खाते हैं, लेकिन शाह तब तक यहाँ पर खाना खुद भी टेस्ट करती है और उसे वो बहुत टेस्टी लगता है और अपने हाथों से यहाँ पर वो फू को भी खिलाने लग जाती है। असिस्टेंट को समझ आ जाता है कि जिस दिन सर्टिफिकेट लिया है उस दिन डिवोर्स पेपर्स भी साइन होकर रहेंगे, बिकॉज मेरे बॉस को तो ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन उस चीज का तो यहाँ पर कंप्लीट अपोजिट होता है। फू तो यहाँ पर उसके हाथ से खाना खाता भी है एंड ऐसा कर कर उसे बचपन वाली लड़की की याद आ जाती है थोड़ी सी। बट यहाँ पर उसे पता होता है कि ऐसे कैसे यहाँ पर वो लड़की हो सकती है, पर दूसरे यहाँ पर वो खुद से खाना शुरू कर देता है। लंच करने के बाद यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाती है कि बताओ कि रात को तुम यहाँ पर क्या खाना पसंद करोगे, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर रखूंगी। तो वो यहाँ पर उसे बताता है कि वो रात को डिनर नहीं करेगा, बिकॉज रात को यहाँ पर वो एक डिनर के इवेंट में जा रहा है। वो कहते कि ठीक है, बट मुझे भी वर्क पर जाना है, क्या तुम मुझे वक्त तक ड्रॉप कर दोगे? वो ना कहता है। वो कहती कि ठीक है, सबवे स्टेशन तक तो ड्रॉप कर दो। वो वापस ना बोलने वाला था, लेकिन वो उसका हाथ ही पकड़ कर उसे चिपक जाती है, जहाँ पर उसे हाँ बोलना पड़ता है। वही दूसरे यहाँ पर जब शाह अपने कैबिन में जाती है तब उसका नेम प्लेट उसके डेस्क पर होता ही नहीं है और उसे एक्सचेंज कर यहाँ पर डीसी का नाम आ जाता है। ये देखकर उसे हैरानी होती है और कुछ समझ नहीं आता। तब तक वहाँ पर जी, डेजी और अंकल आ जाते हैं, जहाँ पर जी बताने लग जाता है कि अब से यहाँ पर इस डिपार्टमेंट की न्यू रीजनल हेड कोई और नहीं बल्कि हमारी डेजी है। ये सुनकर तो यहाँ पर शाह को गुस्सा आ जाता है कि अगर डेजी को डायरेक्टर की भी पोजीशन दे दी जाती तो उसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर उसे उसकी पोजीशन दी जा रही है जिस पोजीशन के लिए यहाँ पर उसे कितने प्रोजेक्ट्स को अकम्प्लिश करके रखा है। वो अपने डैड से डिसएग्री करते कि नहीं, बिल्कुल नहीं, इन सभी चीजों पर मैंने मेहनत की है, ये सभी मेरे प्रोजेक्ट्स है। डेजी यहाँ पर कहने लग जाती कि देखो, डैड का डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। शाह बोलते कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है ना मुझसे सब कुछ यहाँ पर मेरा छीनने के लिए, पहले यहाँ पर मेरा बॉयफ्रेंड और अब यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट और मेरी पोजीशन भी। डेजी, तुम्हारे पास कोई और चीज नहीं सब कुछ करने के अलावा? एंड अंकल यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देते, कहते कि सच पूछ, सच कहा है यहाँ मेरी वाइफ ने कि तुम पूरी की पूरी हाथ से निकल चुकी हो। यहाँ पर बाहर से ये सब कुछ फू देख लेता है, जहाँ पर ऐसे से रोकता है एंड समझाता है कि हम अंदर नहीं जा सकते, इससे यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। ये बात यहाँ पर वो समझ जाता है, तो फिर वो यहाँ पर कहता है कि ठीक है, उनके घर पर यहाँ पर लोगों को भेजो और मेक श्योर करने के सभी यहाँ पर शाह से अपॉलॉजी करें, एंड अगर नहीं करेंगे तो मैं इनका यहाँ पर जीना हराम कर दूंगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर कहते कि प्लीज मैं यहाँ पे अपना बॉयफ्रेंड खो सकती हूँ, लेकिन अपना प्रोजेक्ट नहीं। अंकल कहते कि देखो, मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ एंड मैं जैसा डिसीजन लूंगा वैसे ही होकर रहेगा। अगर ये पोजीशन मैंने यहाँ पर डीसी को दी है तो वो डीसी की होकर रहेगी। चलो ठीक है, अगर तुम यही प्रोजेक्ट चाहती हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर पहले डीसी से अपनी की हुई गलतियों के लिए माफी मांगो और मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दे दूंगा। अब शाह को पता होता है कि माफी मांग लेना बेहतर होगा, बिकॉज उसका प्रोजेक्ट उसी के पास रहेगा, उसकी मेहनत उसके पास होगी, उसके रिजल्ट भी उसके पास होंगे। इसलिए वो माफी मांगने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर मिस्टर वैंग की एंट्री हो जाती है। अब अंकल को लग रहा था कि वो उनसे मिलने के लिए आए, लेकिन मिस्टर वैंग यहाँ पर सीधा शाह के पास चले जाते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए, जहाँ पर मिस्टर वैंग उनके वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर में से एक होते। तब यहाँ पर वो शाह से कहते कि सचमुच आपके साथ प्रोजेक्ट कर तो बड़ा मजा ही आ गया, मैं आगे के डिस्कशंस करना चाहता हूँ। तब यहाँ पे अंकल एंड जी मिस्टर वैंग को बता रहे होते कि आगे के प्रोजेक्ट डिस्कशंस यहाँ पर मिस्टर वैंग को शाह के साथ नहीं बल्कि डेजी के साथ करने पड़ेंगे। मिस्टर वैंग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते एंड क्वेश्चन करने लगते कि आखिर ऐसा क्यों ही मैं करूंगा। तब यहाँ पर अंकल समझा रहे थे बिकॉज डेजी उनकी बेटी है, अन्य पोजीशन पे यहाँ पर उसकी है। मिस्टर वैंग यहाँ पर मना कर देते। अंकल कहते कि देखिए, वो मेरी ही बेटी है और यहाँ पे वो शाह से ज्यादा स्मार्ट है, आप उसके साथ एक बार काम करते देखिए। वैंग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, शुरुआत में प्रोजेक्ट की शुरुआत मैंने यहाँ पर शाह के साथ की थी एंड मिडिल में आकर आप लोग इस तरीके से पोजीशन बदल नहीं सकते। ऐसा प्रोफेशनलिज्म तो मैंने आज तक किसी फील्ड में देखा नहीं, और अगर कोई और इस प्रोजेक्ट का हैंड ओवर ले रहा है तो मैं फिर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट निकालना चाहता हूँ और शाह को लेकर अपनी कंपनी जाना चाहता हूँ। शाह कहते कि चलिए अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने तो यहाँ पर मुझे समझा, वैसे भी मैं कंपनी तो क्या फैमिली भी छोड़ने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वो मिस्टर वैंग के साथ जाने वाली थी, बट वो लोग यहाँ पर दोनों को रोकने लग जाते हैं। जी यहाँ पर शाह को समझा रहा होता है कि वो बेचारी इतने सालों से अपने घर से दूर रही है, जितना तुम्हारा हक है इस फैमिली बिजनेस पर उतना हक यहाँ पर डेजी का भी तो है। तुम्हें नहीं लगता कि एज अ बड़ी सिस्टर तुम्हें यहाँ पर उसे मौका दे देना चाहिए?
शाह कहते कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ना यहाँ पर वो नील डाउन करके मुझसे माफी मांगे, तो मैं इसके बारे में जरूर सोच सकती हूँ। डेजी यहाँ पर गुस्सा करने लग जाती है एंड कहती कि मैं और तुमसे नील डाउन करके माफी मांगू, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मिस्टर वैंग कहते कि देखा शाह, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंकल उन्हें रोकते एंड डेजी से जबरदस्ती माफी मंगवाते। डेजी कहते कि पर डैड मैं कैसे माफी मांगू। डैड कहते कि देखो, अगर तुम्हें फैमिली बिजनेस का इनहेरिटेंस चाहिए तो इतना तो यहाँ पर करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पर डेजी को नील डाउन कर शाह से माफी मांगनी पड़ती है एंड शाह बस नाइस बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे यहाँ पर शाह मिस्टर वैंग के साथ में बाहर आती है, मिस्टर वैंग कहने लग जाते कि चलिए, अच्छा वही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा कहकर वो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाह सोचने लग जाते कि है, मैं तो उनके साथ आगे का डिस्कशन करना चाहती थी और ये तो गुड बाय बोलकर चले गए। कई स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बस यहाँ पर आए थे, लेकिन कैसे? तब तक यहाँ पर वहाँ कार आ जाती है जहाँ पर उसका क्यूट था भी उसे पिक करने आ गया था। तो शाह बाद में जाने लग जाती है और कार में बैठकर सेम चीज सोच रही थी। शाह को एक टाइम का तो लगता है कि व्हाट इफ यहाँ पर वो ने उसकी मदद की हो, बट उसे लगता है कि नहीं, इतना खड़ूस इंसान बिना बोले मेरी मदद कैसे कर देगा, और जब तक मैं इसे प्लीज ना करूँ ये तो मुझे सबवे तक भी ड्रॉप नहीं करता। और जैसे यहाँ पर शाह से पूछने लग जाता है कि आज उसका ऑफिस का दिन कैसा था। शाह यहाँ पर उसे बताती है कि थोड़ा वियर्ड स्टार्ट हुआ, लेकिन इन दी एंड यहाँ पर सब कुछ स्टार्ट हो गया था। वो कहता है कि कुछ इसी तरीके से हैप्पी रहा करो। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग आगे जाने लग जाते हैं एंड घर पर आते यहाँ पर शाह तो फिफान के साथ में बैठी होती है, बिकॉज अब शाह और फिफान दोनों यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स बन चुके थे। वो यहाँ पर उसे समझा रहे थे कि फिफान, अब से मैं यहाँ पर तुम्हारी मम्मा हूँ एंड ऐसे भी तुम्हारे पास तो तुम्हारे डैडी थे, तुम्हारी मम्मा की कमी थी जो कि अब यहाँ पर पूरी हो गई है। तब तक यहाँ पर वो उसे कुछ स्नैक खिलाने वाली थी एंड वहाँ पर फू आ जाता है, जहाँ पर फू से वो जंक फूड देने से मना करने लग जाता है एंड कहता है कि हो सकता है कि शायद से यहाँ पर वो बीमार पड़ जाए। शाह यहाँ पर सॉरी बोलता है एंड पता नहीं क्यों यहाँ पर फू शायद फिर से कमाल से चला गया था एंड शाह तो यहाँ पर खुश हो जाती है कि देखा, नाइट ड्रेस से मुझे देखकर तो यहाँ पर वो सचमुच शाय फील कर गया है यहाँ से। एंड बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है उसके लिए वार्म मिल्क लेकर, लेकिन यहाँ पर उसके कमरे में ओपन बाथरूम होता है जहाँ पर वो शाह ले रहा था और उसकी बॉडी को देखते हुए वहीं पर खड़ी हो जाती है और उसे घूरना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो को समझ तो आता है कि कोई तो उसे देख रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शाह होती है। तो वो शाह पर चिल्लाते हुए बाहर आता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे कमरे में मेरी परमिशन के बिना यहाँ पर तुम नहीं आ सकती, और तुम मुझे देख रही थी वो भी नहाते हुए, तुम्हें वियर नहीं लगता ये सब कुछ करते हुए? शाह कहते कि नहीं देखो, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें वार्म मिल्क देने आई थी, लेकिन अब गलती तुम्हारी है। कौन अपने बाथरूम को ऐसा बनाता है? अब तुम्हारी अच्छी बॉडी दिख गई तो मैं देखने के लिए खड़ी हो गई, पर मैं जाती हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर वो भाग कर जाने वाली थी, बट वो वहीं पर स्लिप हो जाती है पानी की वजह से एंड गिरते गिरते वो यहाँ पर फू को नहीं बल्कि फू के टॉवल को पकड़ लेती है, जहाँ पर फू का तो चिल्लाना एकदम से रुक ही जाता है। वो जल्दी से अपने टॉवल पहनता है एंड कहते कि मैं सब समझ रहा हूँ, तुम जानबूझकर सब कर रही हो मुझसे क्लोज होने के लिए। शाह कहते कि बिल्कुल भी नहीं, मैं वापस से जाती हूँ, लेकिन इस बार मैं धीरे धीरे चल कर जाऊंगी। बट वो यहाँ पर खुद ही उसे रोक लेता है एंड रोककर यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर शाह भी किस बैक करती है, बट एक टाइम बाद यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर लेती है। फिर वो यहाँ पर से कहने लग जाता है कि देखा, किस तो यहाँ पर तुमने भी मुझे किया है। शाह बोलते कि देखो, अगर सामने से इतना हैंडसम इंसान किस करेगा तो क्या मैं उसे किस बैक नहीं करूंगी, और ऐसे भी तुमने मुझे किस किया ही क्यों, ये चेक करने के लिए मैं तुम्हें किस बैक करती हूँ या फिर नहीं। व्हाट इफ मैं तुम्हें ये कह दूं कि तुमने जानबूझकर मुझे किस किया और इल्जाम यहाँ पर तुम मेरे पर लगा रहे हो? सचमुच मैनिपुलेट करने को यहाँ पर मैन से सीखे। ऐसा बोलकर वहाँ से वह भाग ही जाती है एंड जब यहाँ पर बाहर आती है तब फफा उन्हीं स्नैक्स के ऊपर बैठी हुई थी। शाह तो यहाँ पर एक पल के लिए घबरा जाती है कि कहीं उसने यहाँ पर कोई स्नैक्स ना खा लिया, बिकॉज वो यहाँ पर उसके स्टमक को हर्ट कर सकता है। के बाद यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर वो रेडी होकर जा रहा था फफान को यहाँ पर बाय बाय बोलते हुए, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो स्नैक्स के बगल में बैठी हुई है एंड वहाँ से वो हिल भी नहीं रही है। वो यहाँ पर घबरा जाता है, चेक करने लगता है। शाह भी वहाँ पर आती है एंड वो शाह को यहाँ पर चिल्लाने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कल रात को भी कहा था कि उसे यहाँ पर ऐसे स्नैक्स मत खिलाओ, उसका स्टमक यहाँ पर बहुत लाइट है, उससे कुछ भी हो सकता है। शाह उसे समझाती भी है कि मैंने कुछ खिलाया नहीं है, बट यहाँ पर फूल से बोलने का मौका नहीं देता और तुरंत ही कार को रेडी होने के लिए कह देता है। वो जब बाहर जा रहा था तब शाह से कहती कि प्लीज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी उसका ध्यान रख सकती हूँ। वो कहता है कि यू नो व्हाट, हमें सेम बेडरूम तो क्या सेम घर भी नहीं शेयर करना चाहिए। आई डोंट थिंक कि तुम्हें यहाँ पर इस घर पे जाना चाहिए। ऐसा कहकर वहाँ से वो फरफान को लेकर चला जाता है एंड यहाँ पर शाह एक बार फिर से बेघर हो जाती है। बेचारी उसी नाइट ड्रेस में यहाँ पर कड़कती ठंड में जाने लग जाती है। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर चेक कर फू को बता रहे थे कि आपकी कैट तो यहाँ पर 2 मंथ से प्रेग्नेंट है,
एंड ये सुनकर यहाँ पर फूको को समझ नहीं आता। डॉक्टर यहाँ पर कहने लगे थे कि देखिए, अगर आप नहीं चाहते कि यहाँ पर वो बर्थ दे तो सिर्फ अभी यहाँ पर 2 मंथ्स हुए हैं, हम ऑपरेशन से यहाँ पर उसका फीचर्स रिमूव कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। वो कहते कि ऐसी बात नहीं है। मैं तो यहाँ पर कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर वो प्रेग्नेंट है तो फिर मुझे साइंस दिखे क्यों नहीं। वो एक ही जगह पर स्टिल बैठी हुई थी। तब डॉक्टर यहाँ पर उसे बता रहे होते कि अक्सर ऐसा होता है जब कैट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में प्रेग्नेंट होते तो उनके ओनर्स को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद से वो बीमार है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा खा लिया होगा, लेकिन यहाँ पर आकर चेकअप करवाना बेटर होता है। एंड तब यहाँ पर फूको रियलाइज होता है कि शाह ने तो उससे कहा भी था कि उसने मेक श्योर किया था कि फरफान ये सब कुछ न खाए, लेकिन उसने एक बार भी उसकी बात नहीं मानी एंड उसकी साइड से मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिसकम्युनिकेशन हो गया। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है। वही दोस्तों यहाँ पर जब वो घर पर आता है तब यहाँ पर वो शाह को बुलाने लग जाता है एंड शाह आती नहीं है तो वो उसे कमरे में जाता है। फिर उसे समझ आ जाता है कि वो जा चुकी है एंड उससे अपनी सभी कही हुई बातों पर बहुत रिग्रेट होने लग जाता है। तब तक यहाँ पर फूको असिस्टेंट का कॉल आता है जो कि यहाँ पर उसे गुड न्यूज दे रहा था कि वो पेंडेंट वाली वुमेन हमें मिल चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि आपकी वाइफ मैडम शाह ही है। ये सुनते यहाँ पर वो उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो। असिस्टेंट कहता है कि यस सर, एक सर्वेंट ने यहाँ पर वो पेंडेंट वाली बात को कंफर्म किया है, लेकिन यहाँ पर अब तो बेचारा मुसीबत में पड़ चुका था बिकॉज शाह चार्ज हो चुकी थी। तो वो तुरंत यहाँ पर शाह को ढूंढने के लिए कह देता है। एंड यहाँ पर होती है शाह जिसके सभी के सभी कार्ड्स डिक्लाइन हो रहे थे, व्हिच मींस उसे होटल रूम तो यहाँ पर मिलने से रहा एंड स्टाफ तो यहाँ पर उसे जज करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि देखो लड़की, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो आगे से राइट कर निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर कोई साधारण से लोगों की एंट्री होती नहीं है। शाह बोलती कि अरे जस्ट बिकॉज मेरे कार्ड्स काम नहीं कर रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम इतनी बदतमीजी के साथ मुझसे बात करोगी। रिसेप्शनिस्ट बोलती कि ओह, तो अब मुझे यहाँ पर गेस्ट को जो कि मेरे औकात के बराबर भी नहीं है उनसे अच्छे से बात करना पड़ेगा। तुम होती कौन हो जहाँ पे मैं तुमसे आप और प्लीज करके बात करूँ। ऐसे कहकर वो गार्ड्स को बुलाती है एंड कहते कि इस पुअर वुमन को यहाँ से बाहर निकालो। शाह कहती भी है कि वो किस परिवार से बिलोंग करती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसकी बातें सुनते नहीं है एंड गार्ड जबरदस्ती से वहाँ से बाहर निकालने वाला था, पर तब तक वहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे मारने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर फू जो आ चुका था। वो कहने लग जाता है कि कौन है वो जो कि यहाँ पर मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है। वही दूसरे यहाँ पर वो शाह को जैसे देखता है और उस पेंडेंट को देखता है वो जाते यहाँ पर शाह को हक करने लग जाता है एंड टेंशन लेने से मना करता है। शाह तो यहाँ पर खुद सोचने लग जाती है कि ये क्या, इसके तेवर इतने जल्दी कैसे बदल गए। तब तक वहाँ का मैनेजर मिस्टर हु आ जाता है जो कि यहाँ पर फू को देखते उसे ग्रीट करने लग जाता है एंड वो चाहता था कि इस गार्ड को और इस रिसेप्शनिस्ट को यहाँ से फायर कर दिया जाए। अब रिसेप्शनिस्ट को पता नहीं होता है कि वो किससे पंगा ले रही है, तो वो चली जाती है मैनेजर के बाजू में बिकॉज इन दोनों का अफेयर जो चल रहा था और उसे लग रहा था कि ये तो मेरा मैनेजर बॉयफ्रेंड है, तो फिर वो कैसे यहाँ पे मुझे निकाल सकता है। जहाँ पर वो मैनेजर से कहने लग जाती है कि बेबी देखो नए लोग मुझे परेशान करे, इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकालो। जैसी वो बोलती है एक फ्लाइंग थप्पड़ आ जाता है उसके गाले पर और ये देखकर तो वो शॉक रह जाती है। मैनेजर कहने लगता है कि हिम्मत भी मत करना ये सब कुछ इनके सामने बोलने की, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे ऑफेंड किया। एंड तब यहाँ पर उस रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है। वही दूसरे यहाँ पर फू शाह से कहने लग जाता है कि तुम बताओ आखिर इनके साथ में क्या किया जाए। शाह कहने लग जाती है कि आज इसने मेरे साथ बदतमीजी की है तो अगर यहाँ से फायर होती है तो कल जाकर किसी और के साथ भी ऐसी बदतमीजी कर सकती है और ऐसे लोग यहाँ पर काम करना डिजर्व नहीं करते, इसलिए हर होटल में इसे ब्लैक लिस्ट में डाल दो। ऐसा कहकर मैनेजर मेक श्योर करता है कि ठीक है आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा एंड गार्ड्स आ जाते हैं जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे यहाँ पर शाह से उस पेंडेंट के बारे में पूछने लग जाता है। शाह कहते कि ये तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल स्टॉल से खरीदा था, दिख रहा ना कितना प्रीशियस वाला, मुझे भी लगा था लेकिन बहुत सस्ते दाम में मिल गया। ये सुनकर यहाँ पर फू को समझ आ जाता है कि बात तो यहाँ पर कुछ और ही है और वह जाने लगता है एंड शाह ने यहाँ पर उसे झूठ बोला है बिकॉज असल में ये पेंडेंट यहाँ पर उसे उसकी ग्रैंडमा ने दिया था और ये पेंडेंट यहाँ पर उसके लिए बहुत कीमती है और वो नहीं चाहती कि उसकी कीमती चीज पर किसी की भी नजर जाए या उसकी कीमती चीज यहाँ पर उसे छीन जाए। वही दूसरे यहाँ पर वो फू का पीछा करने लग जाती है। अनाज के लिए यहाँ पर उसे तांगे बोलने लगती है। अब शाह को पता होता कि घर उसके पास है नहीं, पैसे भी उसके पास है नहीं, तो उसे यहाँ पर फू पर तो रिलाई होना पड़ेगा, जहाँ पर वो तो उसे किस कर देती है एंड फू यहाँ पर स्टैचू की तरह खड़ा हो जाता है। वो कहते कि घर चलो, ऐसा बोलकर वो बैठ जाता है कार में एंड बार बार यहाँ पर वही किसिंग सीन उसके दिमाग में आई जा रही थी। अब यहाँ पर समझ जाती कि वो शाय फील करके कार में सीधा बैठ गया एंड शाह का तो यही एम होता है कि धीरे धीरे यहाँ पर वो फू को अपने प्यार में लगा देगी। तब यहाँ पर फू शाह को बताता है कि फरफान प्रेग्नेंट है। ये सुनकर शाह यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है एंड उसे कंग्रेचुलेट करती कि तुम तो अब यहाँ पर ग्रैंडपा बनने वाले हो।
वो कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। वो बोलती कि अरे फफान की मम्मा मैं हूँ, तुम उसके डैड हो, और अगर वो बेबी दे रही है तो फिर वो तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए ना। और ये सुनकर यहाँ पर वो स्माइल करने लग जाता है। फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे तो यहाँ पर स्माइल नहीं करना चाहिए। राव से कहते कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। नेक्स्ट से वो लोग यहाँ पर फफान का स्पेशल फूड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिसमें यहाँ पर मीट कट करना होता है। शाह जो यहाँ पर काम फू को दे देती है। वो कहते कि ये सब कुछ मैं करूँ। शाह कहते कि क्यों, तुम्हें नहीं आता। वो कहता कि ऐसी बात नहीं है, मुझे आता जरूर है, लेकिन उसे एंगल नहीं पता था कि कैसे कट करते। शाह जब उसे एक्सप्लेन कर रही थी तो वो उसे कहता कि नहीं, मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैं सब चीज में यहाँ पर माहिर हूँ। एंड गलत ही कट कर देता है, वो भी बहुत बड़ा पीस। शाह बोलते कि इतना बड़ा काटना ही था तो काटे क्यों, वो बेचारी कैसे खा पाएगी। एंड उसे हटाकर वो छोटे छोटे चंक्स में उसे कट करने लग जाती है। एंड बोलते कि अब सीख गए कि कैसे कट करते हैं। और फिर दूसरी यहाँ पर शाह नेक्स्ट डे गुस्से में चली जाती है ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पर डीसी ने उसी के प्रोजेक्ट में बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, वो भी उसे बिना बताए या फिर उसकी परमिशन के। शाह उसी चीज को लेकर यहाँ पर उसे समझाने लग जाती है। डीसी बोलते कि देखो, अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और मेरी मर्जी चलेगी, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकती हूँ। इस चीज के लिए ना मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने की जरूरत है और ना ही तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत है। शाह कहते कि तुम समझ नहीं रही हो, इस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर तुमने जो चेंजेस किए उनकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट के बदले लॉस भी हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स भी देखने होते हैं। एंड तब तक आंटी गुस्से में आ जाती है कि आखिर तुम डेजी पर क्यों ही चिल्ला रही हो। शाह अपनी मॉम को समझाती भी है, बट आंटी कहती कि देखो शाह, डेजी जो भी डिसीजन ले रही है वो सोच समझ कर ले रही है और उसके इन डिसीजंस पे मैं और तुम्हारे डैड हम दोनों से सपोर्ट करें, तो फिर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बैक फायर करने की जरूरत नहीं है। डेजी कहने लगती कि माँ, मैं देख रही हूँ कि आजकल मेरी सिस्टर के पास कुछ काम नहीं है और वो कुछ ज्यादा ही फ्री बैठी रहती है और ऑफिस थोड़ा सा गंदा हो गया, तो क्यों ना सिस्टर यहाँ पर क्लीनिंग का काम करते। अब शाह को पता होता है कि वो कितना भी मना क्यों ना करेगी, यहाँ पर उसे काम करना ही पड़ेगा। वो सोचती कि ठीक है, क्लीनिंग ही तो करनी है, वो कौन सी छोटी जॉब होती है, वो तो मैं कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो एज अ स्टाफ चली जाती है क्लीनिंग करने के लिए। जब यहाँ पर वो साफ सफाई करी थी तब डेजी जानबूझकर अपना पैर बीच में लगा लेती है एंड ऐसे दिखावा करती है कि जैसे यहाँ पर जानबूझकर शाह उसे स्टिक से मारने की कोशिश कर रही हो। शाह उसे इग्नोर कर काम करती है, लेकिन आंटी यहाँ पर अपना पैर रखकर स्टिक उसे फेंक देती है एंड कहती कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर तुम सुधरोगी कब। शाह कहते कि मुझे नहीं समझ आता कि मैंने चुपचाप यहाँ पर क्लीनिंग करने लग गई, उसके बाद तो आपको मुझे सब कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा से आप यहाँ पर डेजी को सुपीरियर फील करवा रही है एंड मेरे साथ ये सब कुछ, क्या मैं आपकी खुद की बेटी हूँ भी या फिर नहीं। आंटी बोलती कि आई रियली विश कि तुम मेरी बेटी नहीं होती, लेकिन अब मजबूरन तुम मेरी बेटी हो जिसका मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती। एक तो उसके बॉयफ्रेंड के साथ में फ्लर्ट करती हो, ऊपर से उसकी प्रोजेक्ट में दखल अंदाजी करती हो। शाह को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है बिकॉज प्रोजेक्ट भी उसका, बॉयफ्रेंड भी उसका, छीना यहाँ पर डेजी ने एंड सुनने यहाँ पर उससे मिल जाए तो वो अपनी मॉम पर चिल्ला देती है। एंड आंटी गुस्से में यहाँ पर शाह को थप्पड़ मारने वाली थी, वह तब तक वहाँ पर फू आ जाता है। आकर यहाँ पर वो उनका हाथ जब पकड़ता है तब आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि तुम होते कौन हो यहाँ पर हमारे बीच में आने वाले। वो यहाँ पर कहने लग जाते कि आप दोनों जो फिलहाल कर रहे वो बहुत गलत है एंड दोनों मिलकर यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाते। शाह जब यहाँ पर से दूर करती है तो वो कहते कि अरे वाह, लगता है यहाँ पर एक रात पहले हुए मिलने इंसान को तुमने यहाँ पर अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, लगता है यहाँ पर तुम्हारे स्टैंडर्ड्स का ज्यादा नीचे गिर गए। शाह बोलते कि खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी यहाँ पर मेरे हस्बैंड के बारे में बुरी बातें करी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। डेजी यहाँ पर हंसने लग जाती है एंड कहती कि माँ, मुझे तो अब सचमुच नहीं लगता कि आपकी बेटी है, इसके स्टैंडर्ड से देखिए कितने लो है। एक रात मिले हुए इंसान को यहाँ पर उसने अपना हस्बैंड बनाना शुरू कर दिया, तो सोचा कि ये फैमिली रेपुटेशन का क्या करेगी। आंटी यहाँ पर शाह पर गुस्सा करने लग जाती है। वो यहाँ पर उन्हें चुप करवाता है। चुप करवा कर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर इन्हें सजा दी जाए और इनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जानी चाहिए। ये सुनकर डेजी बोलती कि अच्छा, ऐसा दिखावा तो मैं भी कर सकती हूँ, क्या मैं कंट्री के प्रेसिडेंट को कॉल लगाने का नाटक करूँ। और ऐसा बोलकर वो और उसकी मम्मा दोनों यहाँ पर हंसने लग जाते। शाह यहाँ पर डेजी को धक्का मार देते हैं, देखो मेरे हस्बैंड से दूर रहो तो बेहतर होगा। एंड वो को यहाँ पर रियलाइज होता है कि शाह तो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, एक उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर बचपन में वो छोटी सी बच्ची ने यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट किया हुआ था। उस समय आकर आंटी यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लग जाती है ताकि शाह को एंड उसके मैन को यहाँ से बाहर तक के मारकर निकलवाया जा सके। लेकिन तब तक यहाँ पर अंकल आकर डीसी को थप्पड़ मार देते एंड कहते कि आखिर तुम किससे ऑफेंड करने की कोशिश कर रही हो। डीसी तब यहाँ पर कंप्लेन करने लग जाती है कि शाह देखिए कौन से मैन को लेकर आ गई हमें बुली करने के लिए। अंकल उसे वापस से थप्पड़ मारते एंड कहते कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है एंड तुम यहाँ पर ऐसी बातें किए जा रहे हो। कंटिन्यू मेरा फोन यहाँ पर बजे जा रहा है, सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स निकालने के लिए रेडी है और यहाँ पर हम कंगाल रह जाएंगे।
आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाती है कि सब कुछ यहाँ पर इन दोनों की काली जुबान से हुआ है। एंड तब अंकल यहाँ पर अपनी भी वाइफ को थप्पड़ मार देते एंड नील डाउन करके यहाँ पर फू के सामने सॉरी बोलने लग जाते, बेग करने लग जाते। इनफैक्ट यहाँ तक तो वो अपने आप को भी थप्पड़ मार देते हैं। एंड यहाँ पर जब वो उसे मिस्टर फूमन बुलाने लग जाते, शाह यहाँ पर सोचने लग जाती है कि आखिर ये रिचेस्ट पर्सन कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये उसका कजिन है या फिर भाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब तक यहाँ पर अंकल रेडी हो जाते पूरी कंपनी यहाँ पर शाह को देने के लिए। आंटी कहती है कि क्या अगर तुम कंपनी यहाँ पर शाह को दे दोगे तो हमारी बेटी डेजी के पास में क्या बचेगा। वो कहते कि लगता है यहाँ पर आपकी वाइफ के अंदर जरा सी भी शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। एंड अंकल वापस से यहाँ पर उन्हें थप्पड़ मारते एंड कहते कि जब मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोले मत, ये कंपनी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है और एक दिन में मैं उसे डूबने नहीं दे सकता। ऐसा कहकर यहाँ पर वो शाह से बहुत रिक्वेस्ट करते कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, ये कंपनी हमारी फैमिली मेंबर जैसी है, हमारी कंपनी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी तो हमारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। शाह, क्या तुम अपने डैड और अपनी फैमिली को ऐसे बर्बाद होना देखना चाहती हो। शाह पीछे हट जाती है एंड कहती कि मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए थी बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था। ऐसे भी प्रोजेक्ट के बाद में कंपनी एंड फैमिली दोनों के साथ लीगल रिश्ता तोड़कर जाने वाली हूँ, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर अंकल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एंड यहाँ पर शाह फो को लेकर जाने लग जाती है, जहाँ पर अंकल आंटी ने दोनों एक दूसरे के साथ में फिजिकल फाइट शुरू कर देते एंड डेज़ी यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। शाह को समझ आता तो है लेकिन वो क्या कर सकती है, जब फैमिली यहाँ पर शाह की परवाह नहीं करती तो फिर शाह यहाँ पर फैमिली के मैटर में क्यों ही पड़े। जब यहाँ पर वो लोग कार में बैठे हुए थे तब शाह यहाँ पर फो से क्वेश्चन करने लग जाती कि आखिर उसके एक कॉल से ये सब कुछ कैसे हो गया। तब यहाँ पर सारी की सारी बातें वो घुमा देता है एंड शाह यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर असिस्टेंट वो से पूछ रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर कंपनी को बैंकरप्ट करना है। वो कहता है कि नहीं, इन दी एंड यहाँ पर शाह का दिल अभी भी यहाँ पर उसकी फैमिली में जरूर होगा, वो उनसे यहाँ पर अभी भी इमोशनली अटैच्ड है, इसलिए हमें यहाँ पर ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, सबक तो यहाँ पर उन्हें जरूर सिखा कर रहूंगा। वही दूसरे यहाँ पर शाह होते हैं सुपर मार्ट में, जहाँ पर उसे ढूंढते ढूंढते जी वहाँ पर आ जाता है और इस पर चिल्लाने लग जाता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम किसी और मैन के साथ भी यहाँ पर बाहर एंजॉय कर रही हो, आखिर तुम्हें लगता क्या है कि मेरे रेपुटेशन का क्या होगा। शाह बोलती कि एक सेकंड, रेपुटेशन का बाहर में, लेकिन तुम पहले यहाँ पर अपना मेंटल हेल्थ चेक करवा कर आओ, बिकॉज जब तुम यहाँ पर मेरे सिस्टर के साथ वो सब कुछ कर रहे थे तब तुम्हें तुम्हारी रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया, और जब हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका, मैं किसी और मैन के साथ हूँ, तो इसमें तुम्हें कौन सी दिक्कत हो रही है। वो कहने लग जाते कि सचमुच शाह, मुझे कभी नहीं पता था कि तुम यहाँ पर फैमिली के अगेंस्ट चली जाओगी, कंपनी के अगेंस्ट चली जाओगी एंड स्पेशली मेरे अगेंस्ट चली जाओगी। मैं तुम्हें कभी ऐसा इमेजिन कर भी नहीं सकता हूँ। शाह कहते कि नहीं किया तो अब कर लो, ऐसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का या फिर तुमसे बहस करने का, और आइंदा से मुझे देखने में बताना वरना मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चली जाती है। दूसरे बाद में यहाँ पर डिनर का टाइम हो जाता है। जब वो यहाँ पर बैठता है तो वहाँ पर क्यूट सा प्यारा सा केक बना हुआ था जिसके ऊपर हार्ट बना था, तो फिर वो समझ जाता है कि ये यहाँ पर शाह ने उसके लिए बनाया होगा। वो उसे टेस्ट करता है और उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है। वो सोचता है कि अरे वाह, ये तो फ्रेंच डिजर्ट से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तब तक यहाँ पर शाह आती है और उस केक की तारीफ करता है और थैंक यू बोलता है। शाह मन ही मन सोच रही होती है कि अगर इसे पता चला कि ये चिकन मूस केक है वो भी फैफन के लिए, तो ये तो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो उसे कहते कि ठीक है, अगर इतना ही अच्छा लग रहा है तो मैं नेक्स्ट टाइम वापस से बना दूंगी। लेकिन तब तक यहाँ पर फू के हाथ में वो रेसिपी बुक आ जाती है जो कि शाह से छीनने की कोशिश कर रही थी, तो वो भी क्यूरियस हो जाता है एंड तब उसे पता चलता है कि ये तो कैट फूड है ना कि उसका, तो वो शाह पर चिल्लाने लग जाता है। शाह कहते कि मेरी क्या गलती है, तुमने यहाँ पर तारीफ की कि तुम्हें पसंद है, और ऐसे भी कैट फूड हेल्दी होता है, सभी इंग्रेडिएंट्स फ्रेश है एंड डरो मत, तुम्हें कुछ होगा नहीं। कहता है कि अच्छा तो एक काम करो, तुम भी इसे खाओ। शाह कहते कि मैं क्यों खाऊं, तुम्हें कैट फूड पसंद है, मुझे थोड़ी ना पसंद है, मैं तो इंसानों के खाने खाना प्रेफर करूंगी। एंड वो उसी केक को वहाँ पर रखकर वहाँ से चला जाता है। और तो यहाँ पर कहने लग जाती कि सचमुच लड़कियों से कम नहीं है मेरा हस्बैंड, मुझसे ज्यादा नखरे तो यहाँ पर उसके होते हैं। यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर शाह को फू की कुछ मदद चाहिए थी, तो वो उसके कमरे में जाती है, लेकिन वो अब तक गुस्से में था तो शाह को वहाँ से सैड होकर निकल जाना पड़ता है। लेकिन कुछ समय बाद वो आकर देखता और पूछता कि तुम क्या कर रही हो। वो कहती है कुछ नहीं, मैं लर्न कर रही हूँ एंड प्रोग्रेस कर रही हूँ। वो कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम यहाँ पर लर्न कब,
ऐसा लग रहा है कि तुम ज्यादा यहाँ पर चीजों को क्वेश्चन कर रही हो। एंड तब यहाँ पर शाओ से बताने लग जाती है कि वो कुछ चीजें यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहती है। फू को तब यहाँ पर समझ आता है कि शाओ की फैमिली सिचुएशन कितनी ज्यादा वियर्ड है। उसके घर में यहाँ पर खुद की बेटी होते हुए भी उसे कोई भी यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं देना चाहता। वो प्रोजेक्ट में प्रैक्टिस करना चाहती है बट कोई भी उस पर भरोसा नहीं करना चाहता। एंड तब यहाँ पर उसे कहता है कि ठीक है, मेरे पास है एक प्रीवियस एंड मिनी प्रोजेक्ट जिसमें तुम वर्क कर सकती हो। ये सुनते ही यहाँ पर शाम बहुत खुश हो जाती है एंड यहाँ पर तो वो उसे उठकर किस देती है, जहाँ पर इस बार तो फू का हार्ट बीट भी एकदम तेज हो जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर वो इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू कर देती है। एंड फू होता है जो कि उस कंपनी के अपने दोस्त को कॉल लगाता है जो कि वही कंपनी को ओन करता है एंड वो उसे सभी बातें यहाँ पर समझाने लग जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर शाओ निकल पड़ती है अपने उस प्रोजेक्ट की बिडिंग के लिए, जहाँ पे वो उसे कहती है कि देखना मैं जरूर सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगी। असिस्टेंट जहाँ पर फू से कहने लग जाता है कि आप तो मैडम की बहुत हेल्प कर रहे हैं। फू कहता है कि नहीं, उसे सब कुछ इजीली थोड़ी ना मिल रही है, वो यहाँ पर अपनी तरफ से इतनी मेहनत भी तो कर रही है। तब यहाँ पर शाओ चली जाती है अपने प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन देने के लिए, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों के अग्री करने पर भी एक लड़की शीन, जिसने यहाँ पर शाओ के प्रोजेक्ट की बातों पे बिलीव बिल्कुल नहीं था, वो यहाँ पर ढेर सारी चीजों से डिसएग्री कर रही होती है। एंड यहाँ पर वहाँ का जो मैनेजर था जो कि डिसीजन मेकर था, उसे पता होता है कि प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी उसे कहा था कि इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर हाँ कह देना, लेकिन अब जब शीन इतनी सारी चीजें अपोज कर रही है तो फिर वो तुरंत हाँ बोलेगा तो फिर डाउट जा सकता है। इसलिए यहाँ पर वो शाओ को एक फेयर चांस देता है, कुछ समय देता है ताकि वो एक न्यू डिजाइन क्रिएट करके ला सके। शाओ भी यहाँ पर खुद सामने से खुश हो जाती है कि उसे अपॉर्चुनिटी मिलती रही है, जिसके बाद यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देती है। और तो यहाँ पर वो अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी, जहाँ पर फू से देखकर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। वालिन यहाँ पर उसका डिजाइन, उसका कंसेप्ट सब कुछ रेडी हो जाता है। एंड फू को यहाँ पर जब एक्सप्लेन करी थी तो फू को यहाँ पर सुनाई कब और सिर्फ शाओ दिखाई दे रही थी। एंड फाइनली यहाँ पर चली जाती है कंपनी में अपना प्रोजेक्ट असेंबल करने के लिए, जहाँ पर सभी को उसका प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। प्रोजेक्ट मैनेजर अब यहाँ पर वोटिंग करवाते, वो पूछते कि शाओ का प्रोजेक्ट किसे पसंद नहीं आया और कौन डिसएग्री कर रहा है, जिसमें हाथ सिर्फ और सिर्फ शीन का उठता है। वही दूसरा यहाँ पर शीन के अलावा वो सभी लोग थे जो कि यहाँ पर शाओ से एग्री कर रहे थे एंड उन्हें यहाँ पर शाओ का प्रोजेक्ट अच्छा भी लगा था, विच मीन्स यहाँ पर वो बिडिंग में जा सकती है। एंड जिस दिन वो जाती है उस दिन यहाँ पर डेज़ी उसे देखकर शॉक हो जाती है। डेज़ी यहाँ पर शाओ को देखते उसकी बुराई करना शुरू कर देती है। शाओ कहते कि सभी बातें डेज़ी मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बोलना चाहिए, बिकॉज तुमने तो यहाँ पर इस चीज की पढ़ाई लिखाई भी नहीं किया, तो फिर तुम यहाँ पर क्या ही कर सकती हो। डेज़ी बोलते कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा डिजाइन कितना फैंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग है और सभी मेरे डिजाइन से कितने ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। शाओ को यहाँ पर चीजें फिशी लगने लगती है, बट वो सोचते कि खैर एंड पूछते कि क्या तुमने वो डिजाइन खुद से बनाया। एंड हाँ सुनने पर तो यहाँ पर उसे डाउट और भी बढ़ जाता है कि डेज़ी खुद से डिजाइन बनाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट वो सोचते कि अपना कंपटीशन के पहले मूड क्यों खराब करना है, एंड जाकर यहाँ पर बैठ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर डेज़ी अपने पार्टनर से पूछ रही थी कि सब कुछ रेडी तो है ना। वो कहते कि यस, आपने जैसा कहा था उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। एंड सबसे पहले यहाँ पर बारी आ जाती है डेज़ी की उसके डिजाइन को रिप्रेजेंट करने की। जैसे यहाँ पर शाओ फर्स्ट पेज देखते वो समझ जाती है कि ये तो उसका डिजाइन और उसका प्रेजेंटेशन है, वो करी हो जाती है। पीछे की लड़कियां बोलती कि मैडम नीचे बैठो, हमें दिखाई नहीं दे रहा। शाओ चुपचाप यहाँ पर बैठी हुई थी एंड तब तक यहाँ पर डेज़ी उन्हें अपना सारा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फिलोसॉफी गलत थी। एंड शाओ इस चीज को लेकर यहाँ पर बोलने लग जाती है। डेज़ी कहते कि देखो मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे अच्छे से पता है। शाओ कहते कि तुम्हारा नहीं, वो मेरा प्रोजेक्ट है। वहाँ पर इवेंट मैनेजर आ जाता है, जहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। डेज़ी कहती कि देखो शाओ, मैं जानती कि तुम मुझसे कितना हेट करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बुलाओगी। शाओ यहाँ पर कहती कि नहीं, ये सब कुछ गलत है, ये एंटायर प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरा है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं अपने लैपटॉप में भी आपको बता सकती हूँ, सभी डिजाइन एंड ड्राफ्ट रखे हुए। लेकिन जैसे वो अपना फाइल ओपन करती है, वो फाइल कम्प्लीटली एम्प्टी था। उसके ट्रैश बिन्स में और कहीं भी वो फाइल अवेलेबल नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेज़ी ने तो उसका लैपटॉप छुआ भी नहीं, तो ये सब कुछ कैसे हो गया। डेज़ी को यहाँ पर सभी लोग पूछने लग जाते हैं कि तुम क्या यहाँ पर शाओ को जानती हो। वो कहते कि हाँ, वो मेरी सिस्टर है। मैं जानती कि हमारे बीच बहुत से डिस्प्यूट चल रहा है, घर वाले मेरी सिस्टर से खुश नहीं है, लेकिन ये मतलब तो नहीं ना कि मेरी सिस्टर यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ करेगी। जो शाओ के साथ आए हुए थे उन्हें तो यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो तो अंकल यहाँ पर कंप्लेन करने लगते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ, इन दी एंड तुम यहाँ पर जियांग फैमिली की तो मेंबर हो, इसलिए यहाँ पर तुम हमारा प्लान चौपट करने आई हो ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे परिवार को मिल जाए। इसी कहते कि देखो हम घर जाकर बात करते, अभी यहाँ पर ज्यादा वर्कअप मत हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाली हूँ। तो डेज़ी का पार्टनर कहने लग जाता है
कि ऐसे कैसे तुम उसे लेट को कर रही हो डेज़ी। तुम्हें यहाँ पर उसके ऊपर कोई भी मर्जी नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हारा ही प्रोजेक्ट चुरा कर सबको दिखाने वाली थी एंड तुम्हें उसे बख्श नहीं देना चाहिए। तब तक वहाँ पर मेन मैनेजर से पूछने लग जाता है कि क्या ये सब कुछ सच है एंड मैं इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। अब शाह के पास यहाँ पर प्रूफ होता ही नहीं है तो वो क्या एक्सप्लेनेशन दे देगी। वो चाहे कितना भी क्यों ना बोल ले, कोई प्रूफ एंड एविडेंसेस के बिना यहाँ पर इस पर भरोसा नहीं करेगा। गुस्से में वो कंपनी वाले वहाँ से चले जाते हैं एंड यहाँ पर गार्ड से बुलवाकर इवेंट मैनेजर भी शाह को वहाँ से बाहर करवा देता है, जहाँ पर बेचारी स्नो में बाहर बैठी हुई थी। एंड तब वहाँ पर टीसी आ जाती है जो कि उसे थैंक यू बोलने लगती है ना अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए। शाह कहते कि देखो मुझे पता है कि वो प्रोजेक्ट मेरा है और तुमने वो मुझसे चुराया हुआ है। डेज़ी बोलती कि आई नो मैंने चुराया एंड थैंक यू हम इतनी मेहनत करने के लिए। चलो मैं तुम्हें बता ही देती कि वो मैंने कैसे किया। तुम्हें पता है उसी कंपनी का एक इनसाइडर मेरे डैड का बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसने यही प्रोजेक्ट मुझे सेंड किया और तुम्हारे लैपटॉप से आते आते उसे डिलीट कर दिया। अब वो कौन है तुम उसका पता खुद ही लगा लो। ऐसे भी यहाँ पर देखो शाह, तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है। जियांग परिवार का जो कुछ है वो सब कुछ मेरा है एंड ये फैमिली सिर्फ और सिर्फ मेरी फिक्र करती है। शाह यहाँ पर से धक्का मार देती है। वह इतने में वहाँ पर जिया आ जाता है एंड डेज़ी की मदद करने लग जाता है। डेज़ी बोलती कि नहीं मुझे नहीं, मेरे सिस्टर पर फोकस करो। वो बेचारी आज यहाँ पर डील हार चुकी है, उसे न जाने कैसा फील हो रहा होगा। जी कहता है कि नहीं डेज़ी, तुम्हें अभी भी यहाँ पर अपनी सिस्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वो बहुत रूड एंड क्रूअल पर्सन है। वो तो यहाँ पर तुम्हारी जैसी अच्छी सिस्टर डिजर्व भी नहीं करती है। शाह यहाँ पर से कहने लग जाते क्या इस स्वेर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है इस फैमिली में बर्थ लेना एंड सेकंड रिग्रेट यहाँ पर तुम पर भरोसा कर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना। मेरी फैमिली ने नहीं बल्कि तुमने भी मुझे यहाँ पर धोखा दिया और तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो? उस लड़की को जिससे मेरे प्रोजेक्ट को चुराया है। क्या तुम इसे रियल टैलेंट बोलते हो? जी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो शाह, मैं जानता हूँ कि डेज़ी यहाँ पर इन चीजों में नई नहीं आई है और उसे तुम्हारा प्रोजेक्ट चुराया नहीं है, बस लिया हुआ है। तुम्हारे पास टैलेंट होगा बहुत ज्यादा, लेकिन डेज़ी न्यू है, उसे सीखने में टाइम लगेगा और एक टाइम बाद यहाँ पर वो सीख जाएगी। तुम्हें बार बार यहाँ पर उसके टैलेंट को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। शाह बोलती कि मैं जानती हूँ कि तुम उसके पास क्यों हो, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर उसका जो होने वाला है, इसलिए तो तुमने यहाँ पर स्विच कर लिया। वरना अगर मेरे पास सब कुछ होता तो फिर डेज़ी के आने पर भी यहाँ पर तुम उसकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखते। मैं जानती हूँ अच्छे से कि आगे तुम्हारे लिए पैसों की कीमत कितनी ज्यादा है और साथ साथ मेरी सिस्टर के लिए भी। तुम दोनों यहाँ पर उसी लायक बने हो। वही दूसरे यहाँ पर कार आ जाती है जहाँ पर दोनों चले जाते एंड वो डेज़ी का पार्टनर भी आकर शाह को ताने मारकर चला जाता है। एंड बाद में यहाँ पर शाह चली जाती है क्लब में ड्रिंक करने के लिए, जहाँ पर एक पर्सन जानबूझकर उसे अप्रोच करता है एंड वेटर को टिप देकर उसकी ड्रिंक में यहाँ पर ड्रग्स मिला देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो अपने खुद के सेंसेस में नहीं होती। वो यहाँ पर घर पर आता है जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि शाह अब तक घर क्यों नहीं आई। वो उसे कॉल लगाता तो है बट कॉल यहाँ पर लग नहीं रहा था, तो वो उसकी लोकेशन को देखता है एंड वो एक होटल रूम का लोकेशन था, जिसे देखते वो तुरंत ही वहाँ पर जाता है। एंड शाह को तो यहाँ पर वो पर्सन होटल रूम में लेकर आ गया था जहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, बट वो आते ही यहाँ पर उसे पिटना शुरू कर देता है। शाह को यहाँ पर बचा लेता है। यहाँ पर शाह को बिलीव नहीं हो रहा था कि अगर थोड़े टाइम की भी देरी हो जाती तो वो खुद की हेल्प तो कर नहीं पा रही थी एंड आज यहाँ पे उसकी एंटायर लाइफ बर्बाद हो जाती। वो यहाँ पर उसे शांत करवाने लग जाता है एंड उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चला जाता है ताकि यहाँ पर वो आराम से रेस्ट कर सके और अगर कोई रिपोर्ट निकालने तो वो भी कर सके। एंड यहाँ पर हॉस्पिटल में शाह से सारी बातें बता रही होती है डील के रिगार्डिंग। तब यहाँ पर फू को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड वो अपने असिस्टेंट को सभी चीजें यहाँ पर पता करने के लिए बोल देता है। कुछ समय बाद यहाँ पर असिस्टेंट आता है, यहाँ पर ब्राइबरी के बारे में, उस डेटा ट्रांसफर के बारे में, सभी चीजें के बारे में यहाँ पर उसे बताने लग जाता है एंड वो को समझ आ जाता है कि शाह का प्रोजेक्ट यहाँ पर सिर्फ चीना ही नहीं गया, उसकी यहाँ पर बेइज्जती भी करवाई गई है। वही दूसरा यहाँ पर शाह को रेस्टरूम जाना था जहाँ वो खुद से खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, तो वो यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। शाह उसे कहते कि कोई बात नहीं, मैं अकेली भी जा सकती हूँ, तो वो उसे कहता है कि ठीक है जाकर दिखाओ। बट शाह को पता होता है कि बिना फू की मदद के यहाँ से वो हिल भी नहीं सकती, जहाँ पर फू उसे वहाँ तक लेकर जाता भी है एंड यहाँ पर उसे कोई टॉन्ट नहीं मारता। रही दूसरे यहाँ पर वो अंकल आ जाते हैं, वही अंकल जो कि शाह के ऊपर सारा का सारा ब्लेम लगा रहे थे। उनकी यहाँ पर बहुत पिटाई हुई थी एंड सच्चाई यहाँ पर बाहर आ गई थी कि वही इनसाइडर है जिन्होंने यहाँ पर शाह के सभी डेटास को ट्रांसफर किया है। शाह को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है बिकॉज उसके साथ जो और कंपनी के साथ वो बहुत गलत बात है, इसलिए यहाँ पर वो उसे सजा देने के लिए बोल देते हैं एंड जो डिसीजन यहाँ पर फू लेना चाहता है वो उनके लिए ले सकता है। तक हम यहाँ पर देखते हैं डीसी के उस पार्टनर को जो कि चला जाता है उसके डैड को सब कुछ बताने के लिए एंड अब अंकल तो यहाँ पर डरने लग जाते कि कहीं ये चीजें यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सीरियस में टर्न आउट ना हो जाए, वरना उनकी कंपनी जैसे तैसे जो बची है वो भी नहीं बचेगी।
यहाँ पर शाह सुपरमार्केट में होती है जहाँ पर उसे घर से कॉल आ जाता है एंड वो नहीं चाह रही थी कि अब इसमें भी यहाँ पर वो इंटरफेयर करे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर वो ने उसकी बहुत मदद कर ली और वो बार बार यहाँ पर उसे डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डालना चाहती है एंड उसका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए वो अकेली यहाँ पर घर चली जाती है एंड कहते कि अब अपनी बेटी डेज़ी की गलती के लिए आप वापस से चाहती कि मैं माफी मांगू। अंकल आंटी यहाँ पर शाह पर चिल्लाने लग जाते एंड डेज़ी कहते कि प्लीज मुझे भरोसा कीजिए, मैंने किसी का कोई प्रोजेक्ट नहीं चुराया। एंड तब यहाँ पर शाह बता रही होती है कि वो एक नंबर की झूठी है, उसकी फिलॉसफी, उसका प्रोजेक्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग था, लेकिन एंड में उसने फिलॉसफी वाली रीजन बताकर सब कुछ गलत कर दिया क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि प्रोजेक्ट आगे कौन से बेसिस पे है। ये प्रोजेक्ट यहाँ पर मैंने बनाया और मुझे उसके पीछे की सारी स्टोरीज पता है। तब अंकल आंटी बातों में बिलीव नहीं कर रहे थे। शाह कहते कि ठीक है एंड यहाँ पर वो उस अंकल का कन्फेशन उनके फोन में सुनाने लग जाती है जो कि उसने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ था। डेज़ी कहते कि नहीं माँ, आपको कैसे पता कि वो वही पर्सन है, हो सकता है कि यहाँ पर कोई और बोल रहा है, शाह यहाँ पर आप लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही हो। शाह कहते कोई बात नहीं, मैं चाहूँ तो यहाँ पर उस अंकल को भी बुला सकती हूँ, उनके इतने सारे रिश्ते हैं कि अब तो यहाँ पर वो सारे कन्फेशन पुलिस के सामने भी दे सकते हैं। ये सुनते आंटी यहाँ पर उसके हाथों से फोन छीन लेती है। शाह उनसे पूछते कि ये आप क्या कर रहे हो। आंटी बोलते कि मैं बस डेज़ी को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर कल को ये रिकॉर्डिंग फैल जाती है और लोगों तक पहुँच जाती है तो बेइज्जती मेरी बेटी की होगी और मैं उसकी रेपुटेशन को डाउन करना नहीं चाहती। शाह तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो कहते कि अच्छा तो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपको यहाँ पर डेज़ी की फिक्र नजर आती है, आप उसकी इतनी केयर करते, उसकी रेपुटेशन की केयर करते, और मेरा क्या, मुझे बस इतना बता दो कि मैं सचमुच आप लोगों की बेटी हूँ भी या फिर नहीं हूँ, बिकॉज मुझे तो कोई एंगल से लगता है नहीं जिस हिसाब से आप लोग मेरी चिंता करते हैं उससे तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अंकल शाह पर चिल्लाने लग जाते एंड कहते कि काश हम ये कह सकते कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन अफसोस की बात है। शाह कहते कि ठीक है फोन दीजिए, अब मुझे यहाँ से जाना है। आंटी फोन देने से मना कर देती है। शाह कहते कि सामने मैं रिकॉर्डिंग डिलीट कर दूंगी, फोन दीजिए, मुझे जाना है। लेकिन यहाँ पर डेज़ी अंकल आंटी को एडवाइस करती है कि फोन देने से क्या होगा, मैं सोचू कि क्यों ना हम यहाँ पर शाह को ओल्ड हाउस भेजते तो फिर यहाँ पर शाह कुछ कर नहीं पाएगी एंड ऐसे भी यहाँ पर लगता है मेरी सिस्टर को मैनर सिखाने पड़ेंगे। अंकल आंटी यहाँ पर उसकी बातों से एग्री करने लग जाते हैं। वो लोग यहाँ पर गार्ड्स को बुला लेते हैं जहाँ पर गार्ड्स जबरदस्ती शाह को लेकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। यहाँ पर तो शाह को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जो कि एकदम कोल्ड स्टोरेज जैसा होता है। वो स्टाफ से यहाँ पर बहुत बिन्नतें करती है, लेकिन स्टाफ तो यहाँ पर उल्टा उसी की बेइज्जती कर रही थी, उसी को चिढ़ा रही थी। डिनर के टाइम पे भी यहाँ पर शाह को खाना नहीं दिया जाता है एंड खाने के नाम पर भी वो उसके लिए एक बासी सा खाना लेकर आ जाती है। शाह की हालत बहुत खराब हो रही थी, उससे बहुत ठंड लग रही थी एंड बाहर वो स्टाफ यहाँ पर मजे कर रही थी। वही दूसरे यहाँ पर फू उसकी लोकेशन को ट्रेस करता तब उसे पता था कि वो घर पर है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इतने समय से घर पर है। तो वो तुरंत यहाँ पर चला जाता है उसे बचाने के लिए। जहाँ पर वो शाह को जैसे ही देखता वो घबरा जाता है, वो उसे तुरंत ही लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल में आ जाता है एंड तब डॉक्टर यहाँ पर बता रहे थे कि फीवर बहुत तेजी से उन्हें चढ़ा हुआ है, उन्हें बहुत अच्छा रेस्ट करने की जरूरत है। मिनी यहाँ पर शाह से कहने लग जाते कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें चलेगा अगर तुम्हारी फैमिली की कंपनी एंटायरली बैंकरप्ट हो जाती है तो? शाह कहते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी ना मैं उस फैमिली में बिलोंग करती हूँ और ना ही उस कंपनी में बिलोंग करती हूँ। तब यहाँ पर हम देखते हैं जी को जो कि आकर मॉम डैड को बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पे सारी बातें बाहर फैल चुकी है एंड अब यहाँ पर उनके स्टॉक प्राइसेस बहुत तेजी से गिरते चले जा रहे हैं। फिर यहाँ पर वो लोग सोचने लग जाते कि आगे क्या कर यहाँ पे वो लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। वही यहाँ पर दूसरी ओर शाह होती है जो कि सोने की पूरी कोशिश करती है पर वो अकेले सो ही नहीं पाती, उसे बार बार यहाँ पर वो सभी चीजें याद आ रही होती है। तो वो यहाँ पर फू के कमरे में चली जाती है एंड यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं थी बिकॉज यहाँ पर वो समझ जाता है कि आखिर वो कितने पेन से गुजर रही है। एंड यहाँ पर वो लोग जैसे सोते कुछ समय बाद यहाँ पर वो नीचे नींद में बैठी हुई थी। वो यहाँ पर उसके पास जाता है, यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है, जहाँ पर शाह वहीं पर उसे कंधों पर सो जाती है एंड मॉर्निंग में जैसे उठती है सबसे पहले यहाँ पर फू को चिल्लाती कि ये तो मेरे साथ क्या कर रहे हो। वो यहाँ पर उसे कुछ नहीं याद दिलाता, वो उसे कहता है कि बस मैं गिर गया था तो तुम भी यहाँ पर मेरे साथ साथ गिर गई थी एंड यहाँ पर वो उसे फिर टीज करने लग जाता है। उसी बीच यहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि जब से यहाँ पर शाह उसकी लाइफ में आई है तब से यहाँ पर वो पेंडेंट वाली लड़की को लेकर ज्यादा क्यूरियस हो भी नहीं रहा है एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे धीरे धीरे यहाँ पर वो शाह से क्लोज होते जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर शाह और मिनी चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर आंटी से मिलती है, लेकिन वो लोग यहाँ पर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं एंड जानबूझकर शाह यहाँ पर उसके सामने सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदती है एंड साथ साथ सूट भी, वो भी यहाँ पर फू के लिए। जब वो घर पर जाती तब यहाँ पर वो ये सोच रही थी कि वो फू के लिए फील करने लग गई, लेकिन पता नहीं यहाँ पर फू का डिसीजन क्या होगा। वो सभी यहाँ पर एक इवेंट में जाते हैं जहाँ पर मिनी ने और शाह ने प्लान किया था कि वो लोग यहाँ पर फू को कम्प्लीटली ड्रंक कर देंगे, लेकिन फू तो यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था। तो शाह तो यहाँ पर पेस्ट्री के ऊपर ही वो पाउडर छिड़क देती है,
जिससे यहाँ पे वो पहले तो खाने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाद में वो सोचा कि ठीक है नॉर्मल पेस्ट्री थे। घर आने पर यहाँ पर उसे समझ आता है कि उसके बाद यहाँ पर उसे कंट्रोल में नहीं है, और इसी बात को लेकर यहाँ पर वो शाह पर गुस्सा करने लग जाता है कि शाह को यहाँ पर उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो उसे बताया था कि देखो हमारा मैरिज सिर्फ एक नाम का मैरिज है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज जो कि कभी भी एंड हो सकता है। मैं यहाँ पर किसी और को अपनी लव ऑफ द लाइफ देखता हूँ, ना कि तुम्हें दिखता हूँ। और ये सब कुछ सुनकर यहाँ पर शाह बहुत इमोशनल हो जाती है, बिकॉज उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो और वो एक दूसरे से कनेक्ट करे एंड मे बी यहाँ पर उनका फ्यूचर एक साथ हो सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर शाह से सॉरी बोल देती है। फिर दूसरे बाद में यहाँ पर से पता चलता है कि वो तो वो पर्सन ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर वो दोस्ती का भाई नहीं और ना ही कोई दूर का कजिन है। इसके बाद में वो लोग यहाँ पर एक इवेंट में जाते, जिस इवेंट में यहाँ पर शाह सभी के सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरीके से डीजे ने यहाँ पर उसकी प्रोजेक्ट को चुराया एंड कॉपीराइट के सारे पेटेंट्स ले रखे, यानी कि इसे चोरी करना कहते हैं, जिस चीज के लिए यहाँ पर लोगों को जेल भी होती है। और इसके बाद में तो अब यहाँ पर अंकल आंटी डेजी को बिल्कुल नहीं बचा पाते। वही दूसरी यहाँ पर ग्रैंड माँ थी जो कि हॉस्पिटल से अभी अभी आई हुई थी, वो यहाँ पर शाह को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड शुरुआत से यहाँ पर ग्रैंड माँ को शाह बहुत पसंद है। ग्रैंड माँ को पता होता है कि शाह बाय हार्ट बहुत काइंड हार्टेड वुमन है एंड हम्बल है, जहाँ पर वो किसी के साथ किसी का बुरा चाह भी नहीं सकती है। एंड वही दूसरा यहाँ पर वो ग्रैंड माँ को बता रही होती है अपनी लाइफ के चॉइसेस। ग्रैंड माँ से एडवाइस देते कि देखो अगर वो इंसान किसी और को पसंद करता है तो उसे लेट गो कर देना ही ठीक है, ये तुम्हारा रियल लव होगा। वही दूसरे वो जाकर यहाँ पर मिनी को चिल्लाने लग जाती है, बिकॉज मिनी ने यहाँ पर उसे मिस इन्फॉर्मेशन दे दी थी। मिनी कहते कि माफ करना, मुझे नहीं पता था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे पूछते कि तुमने क्या सोचा, एंड यहाँ पर वो उसे बता देती है कि उसने डिवोर्स का सोचा है। वह दूसरे उन पेपर्स को रखकर वहाँ से चली जाती है अपनी ग्रैंडमा के पास में, एंड यहाँ पर असिस्टेंट के पास में इन्फॉर्मेशन आ जाती है वो उस पेंडेंट की जिसने यहाँ पर उसे पहले खरीदा हुआ था। तो वो तुरंत ही यहाँ पर चला जाता है उस पर्सन से मिलने के लिए जो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडमा ही होती है। एंड ग्रैंडमा यहाँ पर उसे अच्छे से जानती थी। वो यहाँ पर कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाता है एंड तब यहाँ पर ग्रैंडमा बता रही होती है कि वो पेंडेंट तो यहाँ पर उसने शाह को दिया था एंड यहाँ पर वो डिवाइडेड था फू के बीच में और शाह के बीच में। तब जाकर यहाँ पर बचपन की बात याद आ जाती है। वो यहाँ पर शाह को क्वेश्चन करने लगता है तो तुमने मुझे शुरुआत में झूठ क्यों बोला, एंड शाह यहाँ पर उसे बताती कि मैंने झूठ इसलिए बोला बिकॉज मेरे पास जितनी भी मेरी कीमती एंड प्रीशियस चीज थी वो सब कुछ मुझसे यहाँ पर छीनी गई। बस ग्रैंडमा की एक आखिरी चीज थी जिसे मैं नहीं किसी को देना चाहती थी, बस इस वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें झूठ बोल दिया। बचपन की बात को याद करके वो लोग खुश हो जाते हैं एंड शाह तब यहाँ पर डिवोर्स के बारे में बात करती है और उसे बताती कि वो पेपर्स रख कर आई है, पर यहाँ पर वो इनकार कर देता है एंड कहता है कि उस दिन तुम पर चिल्लाने के लिए सॉरी, एंड मैं जिस लव पर्सन के बारे में बात कर रहा था वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि बचपन की शाह थी। ये सुनकर तो शाह यहाँ पर खुश हो जाती है एंड कहती कि डेस्टिनी ने हमें मिलवाया हुआ है। जिसके बाद में दोनों यहाँ पर अपनी वेडिंग का प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं एंड एज अ कपल अपनी न्यू लाइफ की रीस्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।